आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। जागरण न्यू मीडिया जागरण समूह की परंपरा को कायम रखते हुए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मेरा पावर वोट नॉलेज सीरीज शुरू कर रहा है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। जागरण प्राइम टीम की इस खास पेशकश में हमारे जीवन से जुड़े 5 बुनियादी विषयों स्वास्थ्य, शिक्षा, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा पर चर्चा की जाएगी। इनमें हम डेटा ड्रिवन रिसर्च के जरिए आजादी से अब तक इन क्षेत्रों की विकास यात्रा बताएंगे। साथ ही विशेषज्ञों के साथ मिलकर भविष्य की चुनौतियां और उनका समाधान भी तलाशने का प्रयास करेंगे। इस पेशकश का मकसद आपको एम्पावर करना है ताकि आप मतदान करते समय सही फैसला ले सकें। सेहत हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इस नॉलेज सीरीज की शुरुआत भी हम स्वास्थ्य पर चर्चा करके ही करेंगे। और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान हैं। मैं स्वागत करूंगी डॉक्टर अनिल गोयल, जो कि नेशनल कन्वीनर ऑर्गन डोनेशन IMA और फॉर्मर प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। और हमारे साथ हैं डॉक्टर VK मोंगा, प्रेजेंट कन्वीनर IMA और फॉर्मर प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मोंगा, क्रॉनिक डिजीजेस जो हैं, क्या उनकी दवाइयां भी जन औषधि केंद्र में उपलब्ध हैं कम पैसे में, या उनका क्या स्टेटस है? डेफिनेटली 1000 से ज़्यादा जो औषधियाँ हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हैं और उनका रेट, जैसे डॉक्टर गोयल ने कहा, कि 70-80% कम है मार्केट की जो ब्रांडेड दवाइयाँ मार्केट के अंदर मिलती है। और उनकी क्वालिटी भी एश्योर्ड है हर तरीके से, क्योंकि गवर्नमेंट उसको हर तरीके से सुपरवाइज और मॉनिटर कर रही है। और इसमें यह भी देखने की बात है, इवन कई जगह पर सरकारी अस्पतालों के अंदर कैंसर की दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं एट वेरी रिड्यूस रेट्स, और बल्कि कई जगह पर तो बिल्कुल फ्री भी मिल रही हैं। तो उन लोगों को भी, इवन हार्ट की बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, ये मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो लोगों को ज़िंदगी पर खानी पड़ती हैं। अगर महीने का खर्चा आपका 4000 रुपये से 400 रह जाए जी, तो आप लोगे भी जी, और डॉक्टर की कहना भी मानोगे। अदरवाइज 3000 के लिए बंदा कहता है यार आज नहीं, मैं कल लेके आऊँगा, परसों लेके आऊँगा, तनख्वाह मिलेगी तब लेके आऊँगा। अब वो इतना कम रिड्यूस रेट्स हैं कि आप उसको अफोर्ड भी कर सकते हो, उसको यूज़ भी करोगे और उसका रिजल्ट भी आएगा। डेफिनेटली एक ये भी बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है। और अगर जैसे ये भी इम्पॉर्टेंट बात कही डॉक्टर मोंगा ने, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, ये लाइफ लॉन्ग इलाज चलना है। अगर आपकी दवाई में जिसको 20,000 रुपये महीना जो कमाता है, अगर उसका 6-7 हज़ार रुपये महीने दवाइयों में लगेगा तो वो डेफिनेटली नहीं खाएगा दवाइयाँ। बिल्कुल। और नहीं खाएगा तो क्या होगा, वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में कन्वर्ट होगा, क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ में कन्वर्ट होगा, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में कन्वर्ट होगा, डायबिटीज़ के, हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशंस उसमें ज़्यादा होंगे जब भी ड्रॉप आउट होगा जी। इसीलिए टीबी की दवाई भी सरकार ने फ्री चालू की। और आज हम जो बात कर रहे हैं 2025 में टीबी मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। ये अब नेक्स्ट लाइन हमारी है टीबी मुक्त भारत जी। तो ये इसलिए संभव हो पाया कि उसमें डॉट स्कीम चली सरकार की, जिसमें हफ्ते में 2 बार ऐसे ATT देते हैं रेगुलर, और फ्री मिलने लगी। वो 6 महीने से 9 महीने चलती है। तो इसीलिए ये सब एक चेंज आया। जैसे कि पहले पोलियो ख़त्म हुआ या ऐसे ख़त्म हुआ बीमारियाँ, इसी तरह अब टीबी भी ख़त्म होगी, क्योंकि प्रोएक्टिव एक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जी। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की बात कही थी डॉक्टर गोयल ने, तो डॉक्टर मोंगा, आपको अभी प्रेजेंट सिनारियो में, खासकर कोविड के बाद से जो दौर आया है, उसमें डिजिटाइजेशन ने बहुत ज़्यादा एक बड़ा एक स्पेस ले लिया है। ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन हो गई हैं, ऑनलाइन आपका रोबोटिक सर्जरी हो रही है, टेलीमेडिकेशन हो रहा है, थोड़ा आसान कर दिया है। जैसे कि क्यू की बात कर रहे थे कि पहले अस्पताल जाकर के क्यू लगना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, बहुत समय ख़राब होता था। ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर, क्योंकि इतने पेशेंट्स होते थे, डॉक्टर मिले ही मिले, अगली बार का अपॉइंटमेंट हुआ। कितना कारगर और कितना सफल आप अभी तक का ये जो डिजिटाइजेशन हुआ है पोस्ट कोविड, आप इसको कितना आप सफल मानते हैं डिजिटल क्रांति को? अभी तक तो मुझे लगता है कि जो भी पिछले 8-10 सालों के अंदर ये सरकार ने अपनाया है IT के माध्यम से और बाकी माध्यमों से, एक तो अस्पतालों के अंदर भीड़ कम हुई, जैसे हमने बात की। लोगों को सबको सुबह 9 बजे बुलाया जाता था और 3 बजे देखा जाता था। अब व्यक्ति को पता है कि मेरे को 9:30 बजे देखना है तो वो 9 बजे पहुँचेगा। अगर उसको पता है 2:30 बजे पहुंचना है तो 2 बजे पहुंचेगा। अस्पतालों की भीड़ कम होगी। उसके बाद आपको एडमिशन के लिए अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में 2-2 घंटे लगते थे, मैंने देखा जब पुराने टाइम के अंदर, आज आप जाते हैं टेबल पे, वो व्यक्ति आपका आधार कार्ड डालता है, सब कुछ डाटा सामने होता है, उसके बाद आप
स्ट्रेट टू द एडमिशन जा सकते हैं। उसके साथ साथ इवन फार्मास्यूटिकल्स के अंदर आपको दवाइयाँ उपलब्ध होनी है, वो सब कुछ इतना ज़्यादा पूरा का पूरा जो आपका हॉस्पिटल है वो इंटरकनेक्टेड है सारे पोर्टल्स के ऊपर और सब जगह के ऊपर। और अब तो हम, ये तो बहुत पीछे की बात है, अब तो एआई की बात कर रही है। बिल्कुल। इस सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इन सुविधाओं को और ज़्यादा मल्टीप्लाई करने के लिए और वो एक पूरा विस्तार चल रहा है। और आप देखेंगे 1-2 साल के अंदर एआई का इतना महत्व जो है, जैसे आपने रोबोटिक्स की बात की, अदरवाइज आल्सो आप बात करें, जितनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज हैं और उन सर्जरीज तक पहुंचने का और उसके बाहर निकलने का पूरा जो एक पैराफर्नेलिया है वो ऑलमोस्ट तैयार पड़ा है। यू विल सी कि भी 2 सालों के अंदर होगा हमारे सामने। आपने कोविड के दौरान बहुत सारी सीख मिली, गवर्नमेंट को भी, पब्लिक को भी। सबसे बड़ी कमी उस वक्त महसूस की गई थी कि हमारे पास वैक्सीन के प्रोडक्शन के यूनिट्स नहीं थे, वैक्सीन के रिसर्च सेंटर्स नहीं थे, जीरो में स्टडी के सेंटर नहीं थे। तो ये सारे कोऑर्डिनेशन करके आज देश में 40 से ज़्यादा वायरोलॉजी लैब स्टैब्लिश हो गई आईसीएमआर के अंतर्गत। रिसर्च फैसिलिटीज़ बढ़ गई है, जीनोम स्टडीज़ होने लगी जो पहले होती ही नहीं थी। तो मुझे लगता है आगे आने वाले समय में जो चैलेंज है वो वैक्सीन डेवलपमेंट का है। जितनी भी हमारी और बीमारियां हैं, बहुत सारी अभी बीमारियां हैं हम लोग ख़त्म नहीं कर पा रहे, जैसे इन्फेक्शस डिजीज़ हैं, उनके लिए वैक्सीन डेवलपमेंट की बात हो रही है। मानो निमोनिया है, अभी भी हम लोग उस पर कंट्रोल उतना नहीं कर पा रहे जी। टीबी का जैसे मैंने बात की, हो सकता है टीका ऐसे मिले, डायबिटीज़ की बात की, इसमें बहुत रिसर्च की ज़रूरत है और इस देश में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये हो रहा है। अभी चुनौतियों की बात डॉक्टर साहब हम शो के अंत में लगभग ले लेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं, जैसे डिजिटल क्रांति की बात हो रही थी डॉक्टर मोंगा से, तो डॉक्टर गोयल डिजिटल क्रांति की बात को ही आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हमारे पास डिजी लॉकर है, उसमें हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितने भी रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं डिजी लॉकर में। तो ऐसे एक हेल्थ लॉकर का जो कॉन्सेप्ट है वो एक कारगर माना जा रहा है कि एक क्लिक पे आपका जितना भी डेटा रिकॉर्ड है हेल्थ को लेकर के वो आपका आ जाएगा। क्योंकि अपनी फाइल मेंटेन करना, मुझे नहीं लगता अमूमन भारतवासी अपनी फाइल हेल्थ को लेकर के मेंटेन करते, कभी कोई कागज़ मिसिंग है, कभी कोई कागज़ मिसिंग है। एक आपका ऐसा लॉकर जिसमें आपका सारा हेल्थ रिकॉर्ड है और डॉक्टर का भी डायग्नोसिस करना आसान हो जाएगा। डॉक्टर गोयल, देखिए डिजिटल हेल्थ कार्ड अवेलेबल है आज की डेट में, आप अपना बना सकते हो, मैं अपना बना सकता हूँ, मैं बनाया। तो डिजिटल हेल्थ कार्ड ये भी प्राइम मिनिस्टर जन आयुष्मान योजना के तहत एक डिजिटल हेल्थ कार्ड भी हम लोग बना रहे हैं। जो भी लोग पीएमजेवाई में, वो डिजिटल हेल्थ कार्ड उनको दे दिया जाता है। आपकी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन पर प्रीवियस रिकॉर्ड, डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट, सारा कुछ ऑलरेडी है उसमें। तो अब तो उसके आगे की बात है, वो एआई इनेबल्ड करने की बात हो रही है। तो डिजिटल हेल्थ कार्ड का तो इशू ही नहीं है, वो तो शुरू हो चुका है ऑलरेडी डिजिटल हेल्थ इंडिया के तहत। मगर मुझे लगता है कि डॉक्टर मोंगा आने वाले टाइम में ये एक गेम चेंजर साबित होगा। ये एआई होना, ये आपका हेल्थ लॉकर होना या हेल्थ डिजिटल होना, आपका सारे रिकॉर्ड्स डिजिटल होना, उसके साथ साथ आपके लिए आसान हो जाएगी, सुगम हो जाएगी। कोई भी बीमारी है आपको तो आपके पास सारा डेटा रिकॉर्ड है। आपको क्या लगता है कितना बड़ा गेम चेंजर ये हो सकता है आने वाले टाइम में? क्योंकि मैं अमृत काल की बात कर रही हूँ, 25 साल आने वाले बहुत क्रूशियल हैं। इसमें एआई जिस तरह से हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा है, आप कैसा देखते हैं कि किस तरह से एवोल्यूशन हो रहा है इस सेक्टर का? मैं तो सच बताऊं तो जो हम आज देख पा रहे हैं ना, वो 25 सालों में तो उससे कई गुना ज़्यादा एक्सप्लोड हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते जो आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद होने वाला है। लेकिन अगर हम आज की भी बात करें तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारा का सारा कार्ड मेकिंग है, ये एक सिस्टम के तहत बन रहा है जिसके अंदर की हर देशवासी का डाटा, जैसे आईडी है, आज की तारीख में आप कुछ भी कराने जाते हैं तो आईडी दिखाते हैं ना जी। उसी प्रकार से आप हॉस्पिटल जाएंगे तो वो आपका जो वो नंबर है, उस नंबर से आपकी पूरी हिस्ट्री ट्रेस कर ली जाएगी। आपको क्या इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस रही, क्या पीछे रहा, उसके ऊपर से क्या आपको ड्रग एलर्जीज़ हैं, फूड एलर्जीज़ हैं, इन सब का डाटा अगर आपके पास होता है तो इतना आसान होने वाला है। और उसके ऊपर से आई थिंक जो डॉक्टर गोयल ने कही कि कार्ड नहीं लेके आते कोई व्यक्ति, कागज़ नहीं लेके आते, अब उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका डाटा पहले से ही डॉक्टर के पास है। कई लोगों ने बीच में इसमें सीक्रेसी की या बाकी डाटा लीकेज की बात करी, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने इनको सबको खारिज करके ये दुनिया को बता दिया कि वी आर वन ऑफ दोज फ्यू एशियन कंट्रीज़ जिसके अंदर हम जल्द से जल्द इन सब चीज़ों को सुगम करने वाले हैं। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में भी मैं सवाल लूँगी डॉक्टर गोयल।
2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, जिसमें कि एक इम्पॉर्टेंट मिशन है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग भारत के लिए, अभी तक के रिपोर्ट कार्ड, हम 2024 में हैं, 6 साल बाद या मानिए 5 साल बाद 2030 में होंगे हम, अभी तक हमारा रिपोर्ट कार्ड कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं? 1.64 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन चुके हैं। ये प्रिवेंटिव हेल्थ की बात है, सस्टेनेबल, जिसमें कि प्रिवेंटिव हेल्थ में आपको डायबिटीज हाइपरटेंशन का हो ही ना, या हो तो उसको कंट्रोल रहे और उसकी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ये ऑलरेडी ये नंबर है 1.64 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर, दीज आर ऑल फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ। इसके अलावा मैं कहीं ना कहीं होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं तो आयुष सेंटर्स की भी बात हमको करना चाहिए, और उन आयुष सेंटर में से योगा है, फिटनेस है, ये भी बात हम करते हैं। अगर हम किशोर की बात करें, आप देखिए इसमें किशोर वाला फैक्टर मैं ज़रूर लाना चाहूँगा, तो उनको एक दिन बगैर बैग के नेशनल एक किशोर स्वास्थ्य मिशन है, जिसमें एक दिन आपको बगैर बैग के है, जिसमें फिटनेस पर और उस पर ध्यान दिया जाता है। ये सारा पार्ट आप अगर बच्चों को, जो युवा हैं, टीनेजर्स हैं, उनके अगर स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे तो आगे आने वाला आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको एक और फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, जो बच्चे युवा अवस्था में, टीन एज में या 20-25 साल में, जो मान लो अगर कोई सिगरेट स्मोकिंग है या और ऐसे कुछ करते हैं, उनको आगे जाकर 40-45 साल में वह प्रॉब्लम होंगी, ये भी जानना ज़रूरी है। ये आप मत सोचो कि आज मैंने किया और मैं बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी को ध्यान में रखते हुए आरोग्य मंदिर सरकार ने बनाए और बढ़ेंगे, और इसी को शिक्षा नीति के तहत, ये किशोर स्वास्थ्य के तहत ये इन्होंने इस कॉलेजेस में और ये स्कूल्स में ये शुरू किया है कि किस तरह से आप फिटनेस और योगा में एक दिन दें। बहुत इंटरेस्टिंग बात कही डॉक्टर गोयल ने। मेरे दिमाग में एक और सवाल आया है, मेरे मन में एक और सवाल आया है कि ये आरोग्य मंदिर की बात हो रही है, ये रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, खासकर जैसे ड्रग्स को लेकर के या ऐसे एडिक्शंस को लेकर के, डॉक्टर मोंगा, किस तरह किन पहल, किन पॉलिसीज़ का इंट्रोडक्शन किया है सरकार ने, उनसे अभी तक कितना फ़ायदा पहुंचा है हमारे देश के युवाओं को, और कहाँ पे इस वक्त अगेन हमारा रिपोर्ट कार्ड कहाँ पे स्टैंड करता है? देखिए, आपने बिल्कुल पर्टिनेंट क्वेश्चन इस वक्त उठाया है। कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज, वेल बीइंग इश्यूज और एडिक्शन इश्यूज जो हैं, खासकर एडोलसेंट्स के अंदर, स्कूल से कॉलेज में जो व्यक्ति जाता है ना, उस वक्त के ज़्यादा जो इश्यूज हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट ने विभिन्न प्रकार के जिन सेंटर्स की आप बात कर रही हैं, वहाँ पर भी इनको एक तरह से काउंसलिंग के स्कोप है उसके अंदर, जहाँ पर कि गवर्नमेंट, इट्स ए चैलेंज गवर्नमेंट के लिए। मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे आप देखते हैं, कोटा के अंदर हर महीने एक बच्चा सुसाइड कर रहा है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, उसके बाद उसको पीयर प्रेशर इतना ज़्यादा है उन लोगों के ऊपर, तो उन लोगों की भी काउंसलिंग के लिए गवर्नमेंट ने, पीछे आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर उनको प्रोजेक्ट दिया है कि इनके ऊपर पीयर प्रेशर ना पड़े, एग्ज़ाम प्रेशर ना पड़े, इनके ऊपर एक ऐसा एक एग्ज़ाम्स का भी करिकुलम चेंज किया जा रहा है, जिसके माध्यम से कई बार मार्क्स की वजह से या बाकी वजह से इन सब चीज़ों की सुविधाओं के लिए मेंटल हेल्थ इज़ ए वेरी बिग इशू। तो मैं मानता हूँ कि मेंटल हेल्थ की वजह से जो हमारे बच्चों के अंदर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, घर के अंदर लड़ाइयाँ, एडिक्शन, ये सारे के सारे जो हैं, उनको एक कम्प्रीहेंसिव होलिस्टिक अप्रोच से गवर्नमेंट करने जा रही है। जी, एक और भी बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि क्या हम देश के हर कोने में ये पहुंचा रहे हैं? आप सोचिए कि 38% जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं वो 68% रूरल पॉपुलेशन को मिल रही है। 68% रूरल पॉपुलेशन को मिल रही है, 38% फैसिलिटी मिल रही है। तो क्या हम पहुंचा रहे हैं? इसीलिए सरकार का एक प्लान है कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी केयर, जो आपने होलिस्टिक हेल्थ की बात की, तो प्राइमरी केयर मिल रही है क्या? कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी केयर रिमोट एरिया, इसका नाम ही यही है। और उसके अलावा उन्होंने फिर वो पोषण भी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो मिड डे मील की भी व्यवस्था किया है, जो होलिस्टिक बात। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहना है तो आपको एक तो क्या चाहिए, आपको फिजिकल एक्सरसाइजेज चाहिए, आपको न्यूट्रिशन बढ़िया चाहिए, इसकी अवेयरनेस है कि आप बच्चे 8 से 10 घंटे सोएं, उसकी अवेयरनेस चाहिए। उसके अलावा ये कौन करेगा? जो प्राइमरी केयर एरिया वाले हैं, ये कौन करेगा? आरोग्य मंदिर वाले हैं। तो उसको भी सरकार ने, जो इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ का, उसको भी एड्रेस करने की कोशिश हो रही है और बहुत सारा काम उस पर भी हो रहा है। इसके अंदर मैं और ऐड करूँगा जी, न्यूट्रिशन की बात डॉक्टर गोयल ने करी, एनीमिया कंट्रोल। आप जब यूथ की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर 60 से 70% यंग बच्चे स्कूलों वाले, उनको हीमोग्लोबिन कम है जी,
उसमें डिवॉर्मिंग करने का पूरे देश के अंदर ये बड़ी बात है। ये डिवॉर्म करना पूरे उसके अंदर एक ही दिन के अंदर पूरे के पूरे स्कूल के बच्चों को एक डिवॉर्मिंग टेबलेट दी जाए, उसके बाद उनको आयरन फोलिक सप्लीमेंटेशन दिया जाए उन्हें वीकली बेसिस। तो ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और जिसके अंदर मुझे लगता है कि डाटा शोज के करीब 10% रिडक्शन हुई है हमारे एनीमिक बच्चों के अंदर इन द लास्ट 10 ईयर्स। बहुत ही हरकुलियन टास्क है। और एनीमिया एक खून की कमी नहीं है सिर्फ, उसको फिजिकल डेवलपमेंट भी उसको कम होगा, उसको मेंटल डेवलपमेंट भी कम होगा। जैसे ये देखा गया है कि अगर जिन बच्चों में एनीमिया नहीं है तो वो बेहतर करेंगे अपने एग्जाम में भी, वो बेहतर करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी, उनका जो डेवलपमेंट स्टेज में डेवलपिंग ब्रेन है वो बेहतर डेवलप होगा। तो ये सारा चीज़ जो स्वास्थ्य के पैरामीटर है आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के एनीमिया से रिलेटेड। और हमारे साथ हैं डॉक्टर इंदु बंसल, ग्रुप डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एट पारस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर इंदु, हेल्थ टूरिज्म हब बनता जा रहा है भारत, तो ऐसे में सस्ता इलाज हो गया या पेशेंट फ्रेंडली सर्विसेज हो गए या पॉकेट फ्रेंडली ट्रीटमेंट हो गया, इन सब के चलते बहुत ज़्यादा तादाद में लोग विदेशों से, अब्रॉड से इंडिया आ रहे हैं ट्रीटमेंट को कराने के लिए। ऐसे में युवाओं के लिए, यूथ के लिए ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप देखते हैं? सो दिस इज़, आई थिंक ये एक तरह से एक नई दुनिया खुल गई है फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। बिकॉज देखिए, जब भी मेडिकल टूरिज़्म बढ़ता है, बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, तो अब मान लीजिए कि कोई पेशेंट इराक से आया तो उनको लैंग्वेज इश्यूज़ थे, सो बहुत सारे फैसिलिटेटर्स होते हैं जो हु आर अ लिंक बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट। तो उसकी वजह से लैंग्वेज जो बैरियर था उसको ये लोग हमें हेल्प करते हैं दूर करने में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स एक तरह से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं एंड एज अ साइड बिजनेस दे आर हेल्पिंग उनके जो कंट्री के लोग हैं उनको हेल्थ प्रोवाइड कराने में वो लोग हेल्प करते हैं। और इसकी वजह से बहुत सारा एक तरह से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी इम्प्रूव हुई है, बिकॉज बहुत सारे होटल्स खुल गए हैं। और इसके अलावा आप देखें तो ऐसे होटल्स हैं जिनमें लोग रुक के एक महीना रुक के 2 महीने रुक के लोग अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। इसके साथ ही जो फूड इंडस्ट्री दैट इज़ ऑल्सो डेवलप्ड, बिकॉज हॉस्पिटल्स के पास में लोगों की पसंद का खाना खाने के लिए बहुत सारे होटल्स खुले हैं। देन इफ़ यू सी taxi services, they have also benefited because they are transporting people from airport to these cases. So I think बहुत सारे youth को मैं देख रही हूँ who are investing and they are diverting to these fields and they are learning foreign languages to facilitate the healthcare delivery between the patient and the doctor. बिल्कुल, बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं युवाओं के लिए भी। ये जो हेल्थ टूरिज़्म हब जो भारत बनता जा रहा है, इसमें कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो युवाओं को सशक्त कर सकती हैं, एम्पावर कर सकते हैं और कर रही हैं। अर्बन इंडिया की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी का जो इंटरवेंशन हुआ है हेल्थ सेक्टर में, वो कितना रेवोल्यूशनाइजिंग है? सो आज की डेट में अगर हम बात करें तो आई थिंक डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड एवरीथिंग। कोविड-19 एक बहुत डिसरप्टर की तरह से आया था, बट आई थिंक कोविड-19 का जो हम लोगों को सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे लगता है हुआ, वो ये हुआ कि डिजिटल हेल्थ केयर की तरफ सबका ध्यान होने लगा। और अब हम टेलीमेडिसिन के थ्रू बहुत छोटे से गांव तक भी हम पहुंच सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें होने लगी हैं, रोबोटिक सर्जरीज होने लगी हैं, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत सारे चीज़ें चेंज हुई हैं। इसके अलावा वेयरेबल टेक्नोलॉजी। सो अब मरीज़ को डॉक्टर के पास तक जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारा जो B2B मॉडल था वो अब चेंज हो के B2C, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर डायरेक्टली हो गया है। तो आप घर बैठे बैठे अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर सकते हो, कोई कार्डियक रिस्क है उसको मॉनिटर किया जा सकता है। जो ओल्ड पेशेंट्स हैं वो अगर घर पे अकेले भी हैं तो दे कैन बी कनेक्टेड टू अ डॉक्टर। बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे एप्स के थ्रू इवन एल्डरली पीपल, जेरियाट्रिक पॉपुलेशन, वो लोग कनेक्ट हो पाए हैं। अब आगे आगे जो मुझे फ्यूचर दिख रहा है,
बिकॉज ऑफ ऑल दीज इनोवेशंस इन हेल्थ केयर, इन डिजिटल टेक्नोलॉजी, हमारे डायग्नोस्टिक्स बहुत इम्प्रूव हुए हैं, रोबोटिक टेक्नोलॉजी के थ्रू सर्जरीज बहुत बेटर हुई हैं, और डिसीज़ेस बहुत जल्दी डायग्नोज होने लगी हैं। और इसके अलावा बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट्स इन एआई एंड रेडियोमिक्स एंड जीनोमिक्स, प्रिसीजन मेडिसिन की तरफ हम लोग जा पा रहे हैं। यानी कि जो एक, अब इट्स नॉट लाइक दैट कि वन सोल्यूशन फॉर एवरीवन, इट्स अ पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। तो आप हर पेशेंट की हेल्थ कंडीशन के हिसाब से उसको पर्सनलाइज्ड केयर दे पाते हो। तो दैट इज़ वाई longevity of the patients is improving, and it's not that quality of life of patients has significantly improved. जो आज की डेट में जो कुछ भी बाहर होता था वो सब कुछ हम लोग इंडिया में कर पा रहे हैं। रिसर्च की तरफ भी हमारा फोकस हुआ है, एंड इनफैक्ट जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग था ऑन हेल्थ केयर, दैट हैज़ इम्प्रूव्ड। अब कुछ इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि बाय 2025 हाइपरटेंशन कंट्रोल, टीबी इरेडिकेट करना, ये भी कुछ कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनकी तरफ हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट टाइम इज़ नॉट फार, जब टेलीमेडिसिन की वजह से एक और जो बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है हमें कि बहुत सारे इंटरनेशनल पेशेंट्स नाउ दे हैव स्टार्टेड लुकिंग एट इंडिया एज अ वेरी गुड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो बहुत सारे पेशेंट्स बाहर से इंडिया में आके ट्रीटमेंट कराते हैं। तो इट हैज़ हेल्प्ड अस in getting revenues in dollars, and we are able to invest to get a lot of foreign currency also in India. So ये सब digital technology की वजह से ही feasible हो पाया, because they are able to send their reports to us. हम लोग उन reports पे देख के उनको बता पाते हैं कि आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत है कि नहीं, ये ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि नहीं है। ये सब काफ़ी एडवांसमेंट्स हैं मेरी नज़र में। हमारे साथ इस विशेष टॉपिक पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही विशिष्ट मेहमान हैं, डॉक्टर नवीन ठाकुर, प्रेसिडेंट हैं द इंटरनेशनल पीडियाट्रिक एसोसिएशन। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। डॉक्टर साहब, टेक्नोलॉजी को इस वक्त आप कितना कारगर मानते हैं हेल्थ सेक्टर में? टेक्नोलॉजी तो देखिए डेवलप होती जा रही है, और इंडिया से तो लोग मतलब बाहर से सब आते हैं कि इंडिया में जो अवेलेबल है वो हम कह सकते हैं कि एक वर्ल्ड क्लास सर्विसेज अवेलेबल हैं, और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहता है। आज जो सर्जरी पहले ओपन सर्जरी होती थी, अब इससे एंडोस्कोपी से होगी, आर्थोस्कोपी से होगी। जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटी थी वो काफी मतलब इस लेवल पे आ गई हैं कि हम उसको वर्ल्ड क्लास का कह सकते हैं। तो हर चीज में अभी एआई जैसे आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, उसका हम अगर अच्छी तरह यूज करें तो काफी कुछ मदद करता है उसमें हेल्थ केयर सेक्टर में। पोषण लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है, चाहे फिर वो बच्चे हों, युवा हों, महिलाएं हों, ग्रामीण क्षेत्रों से आते लोग हों। ICMR की अगर एक रिपोर्ट भी देखें तो उसमें भी पोषण को लेकर के काफ़ी कुछ कहा गया है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड काफ़ी कुछ बातें सामने आई हैं। नहीं, आप सही बोल रही हैं। पोषण देखिए, पोषण का जैसे पहले मैंने जैसे बताया कि हमारा जो हम साउथ एशिया की जो हम बोलते हैं ना कि हमारी पहले अकाल पड़ा करता था, तो हमारे जो जीन्स हैं वो इस तरह से अडॉप्टेड हैं कि जहाँ कम खाने की आदत के वो अडॉप्टेड है, मतलब एक अकाल के ज़्यादा अडॉप्टेड है। अब जब ये सब चीज़ आराम से अवेलेबल होने लगी है और लोग लेने लगे हैं, तो हमारा और दूसरी हमारी जो इंडिया की डाइट है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो एक तो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट है। तो लोग ऐसा नहीं है कि अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी पूरा कैसे बैलेंस खाना, प्रोटीन का क्या महत्व है, कार्बोहाइड्रेट को कैसे कम करें और कैसे कम कर दूसरी चीजें लें। ये जो बाहर की चीजों में जो प्रोसेस्ड आइटम आते हैं, ट्रांसफैट ज्यादा होता है, इन सब चीजों का ज्ञान भी लोगों को देना और एक धीरे धीरे उस तरह का वो करना बहुत बड़ा वो है। और दोनों चीज है, कुपोषण भी है, मतलब दोनों चीज है कि अंडर न्यूट्रिशन भी है, और अभी ज्यादा प्रॉब्लम तो ओवर न्यूट्रिशन है। तो ये बहुत ही बड़ा इशू है जिसके कारण हर चीज इफेक्ट करती है, हेल्थ से लेके कई बीमारियों का ये कारण बनता है। और आपने जैसे बोला ICMR ने तो
काफी हर चीज की गाइडलाइन की है, लेकिन उसको लोगों को जो आराम से जो मिलता है, जो आदत पड़ी है, वो ज्यादा वो होता है, और एक इतना मोटिवेशन नहीं होता है और लगता है ठीक है। तो उसी के कारण आगे जाके डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और दूसरी बीमारियां होती हैं। तो अगर हम अंडर न्यूट्रिशन की बात करें कि जो कम मिलता था, तो आईसीडीएस और पोषण अभियान ने बहुत बढ़िया काम किया है। उसके कारण हमने देखा है रिजल्ट जो है पिछले कई सालों में इतना अच्छा काम किया है, और उससे काफी फर्क पड़ा है कि जो ये आंगनवाड़ी में जो दिया जाता है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, उससे उसके ऊपर काफी हुआ है। अब हमारा फोकस जो है वो ओवर न्यूट्रिशन और क्या क्या सही खाना, क्या कौन सी चीज खाना, उसके ऊपर और बढ़ाने की जरूरत है। आज हेल्थ के जितने भी पैरामीटर्स थे हेल्थ सेक्टर के, वो हमने स्टूडियो में डिस्कस करे, और बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, बहुत ही सिंप्लीफाइड भाषा में आप तक वो पहलू पहुंचाने का प्रयास किया है हमने, जिनको आप आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से समझ करके अपने थॉट्स क्लियर कर सकते हैं। थॉट्स क्लियर करने के साथ जब आप अपना मतदान का इस्तेमाल करेंगे तो हमें उम्मीद है कि क्लैरिटी रहेगी आपके माइंड में। इसी के साथ फिलहाल आज इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।